जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कियाओ शीशी ने महसूस किया कि वे तेजी से आगे की ओर खिसकने लगे हैं। ये गति थोड़ी ज्यादा तेज है, लेकिन वह जल्द से जल्द जिनलिंग और अन्य लोगों के साथ फिर से मिलने की भी उम्मीद कर रही थी। छोटे शैतान, क्या तुम मेरे लिए जांच कर सकते हो? क्या हम अभी भी जिनलिंग से बहुत दूर हैं? एक पल रुकिए, होस्ट। मुझे जांच करने दो। हम मेजबान, जिनलिंग आपके बहुत करीब है। वास्तव में, क्या आप मुझे उसका सटीक स्थान बता सकते हैं? अगर दूरी बहुत ज्यादा ना हो तो मैं कर सकता हूँ। अगर वे बहुत दूर हो तो गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। होने देना, मुझे देखने दो। वे इस समय आपके दक्षिण पश्चिम में हैं। अगर आप तेज हैं तो आपको उनसे जल्द ही मुलाकात हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। कियाओ शीशी बेहद खुश हुई और उसने तुरंत सुनशियाओ को दिशा बता दी। सुनशियाओ की लाल आंखें निर्मल थीं, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में छिपी हुई खुशी देखी तो वह भावुक हो गया। अपनी निगाहें घुमाते हुए भी उसने दिशा बदल ली और तेजी से जंगल में सरकते हुए निकल गया। हालांकि जब वे उस स्थान पर पहुंचे जो लिटिल इंप ने उन्हें बताया था, तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। जिनलिंग या उसका समूह। अध्याय 69, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाओ याओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? मुझे जिनलिंग की खुशबू नहीं आ रही है। मैं गलत नहीं हूँ, होस्ट। सुरक्षित ट्रैकिंग प्रणाली से पता चलता है कि वह इसी क्षेत्र में स्थित है। आपको तलाश जारी रखनी चाहिए। कियाओ शीशी चिंता से सुनशियाओ से नीचे उतरी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि वे किसी तरह की मुसीबत में फंस गए होंगे? खतरा, होस्ट, मुझे जिनलिंग नाम के पुरुष से कोई खतरा नहीं दिख रहा है। चूंकि स्थान सही था और जिनलिंग फिलहाल सुरक्षित थी, इसलिए उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे खोज जारी रखें। सुनशियाओ के विशालकाय सर्प का सिर हवा में बहुत ऊपर उठ गया। जब पहाड़ों से ठंडी हवा चलती थी तो उसकी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती थीं। वह तुरंत कियाओ शीशी के पास वापस भागा और सुरक्षात्मक रूप से अपनी पूंछ को उसके चारों ओर लपेट लिया। कियाओ शीशी ने खुद को संभालने के लिए उसे गले लगा लिया। क्या गलत? ठंड का प्रकोप आने वाला है। अचानक ठंड पड़ गई। दानव पशु शहर में मची सारी अफरा तफरी के बाद कियाओ शीशी लगभग इसके बारे में भूल ही गई थी। ब्लैकस्टोन जनजाति में आने का उसका मूल कारण सुरक्षित रूप से पहुंचना था। शीतकाल के दौरान सन्नाटे में एक सफेद धुंध जो अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी, उनकी ओर बढ़ गई। कियाओ शीशी ने तुरंत महसूस किया कि आसपास के तापमान में काफी गिरावट आई है। वह कांप उठी और अपने कंधों को गले लगा लिया। सुनशियाओ ने उसे कांपते हुए महसूस किया और उसे और भी कसकर गले लगा लिया। ठंडा, हाँ, थोड़ा बहुत। मेरे पास अभी भी कुछ जानवरों की खाल से बने कपड़े पड़े हैं। मुझे इसमें शामिल कर लो। दूसरा, ताकि मैं उन्हें निकाल सकूं और पहन सकूं। अंतरिक्ष। सुनशियाओ की आंखों में थोड़ी देर के लिए भ्रम का भाव झलक उठा। कियाओ शीशी को धीरे से नीचे रखने के बाद उसने देखा कि कैसे उसने हवा से जानवरों की खाल से बने कपड़ों के 2 सेट निकाल लिए। अपना वस्त्र पहनने के बाद कियाओ शीशी ने सुनशियाओ को वापस अपने मानव रूप में आने के लिए कहा ताकि वह उसे पहन सके। दूसरा सेट। चलिए इलाके की तलाशी लेते हैं। कियाओ ली और बाकी लोग ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। हम सुनशियाओ और कियाओ शीशी ने जंगल का चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी उन्हें जिनलिंग का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरों की गंध अजीब। वे साफ तौर पर यहीं आसपास हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं? जब वह सोच ही रही थी तभी उसे अपने पैरों के नीचे हल्की सी हलचल महसूस हुई। वह अचंभित होकर पीछे हट गई और नीचे देखा तो उसे मिट्टी का एक ढेर ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। वह जमीन जहां वह खड़ी थी। अचानक मिट्टी से एक छोटा गोल सिर बाहर निकला। जब कियाओ शीशी ने उस नन्हे चेहरे को साफ साफ देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कियाओ आंग। कियाओ आंग की बड़ी बड़ी हल्के भूरे रंग की आंखें इधर उधर घूम रही थी। जब उसने कियाओ शीशी को देखा तो उसके कोनों उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। माँ, ये तो माँ है। वह सिसकते हुए कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वह अपनी सारी ताकत लगा बैठा। छटपटाने से उसका छोटा गोल सिर केवल प्रयासपूर्वक ऊपर नीचे हिल पा रहा था। जब सुनशियाओ ने कियाओ आंग को देखा तो उसके चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह बस चलता रहा। उन्होंने उसे उठाकर जमीन से बाहर निकाल लिया। अरे धन्यवाद। है, आप कौन है? कियाओ आंग ने बड़ी बड़ी आंखों से सुनशियाओ को उत्सुकता से देखा और फिर वापस अपनी ओर देखने लगी। कियाओ जिक्सी। कियाओ शीशी आगे बढ़ी और उसे उठा लिया। ये कियाओ ली के पिता सुनशियाओ हैं। अविश्वास से सुनशियाओ को घूरते हुए कियाओ आंग की आंखें फटी रह गईं। कियाओ झूठ। पिता, मैंने सोचा वह मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या? कियाओ शीशी के कुछ पूछने से पहले ही जमीन से एक और टीला उभर आया। कियाओ का छोटा सा सिर मिट्टी से बाहर निकला। भाई, मेरी मदद करो। जैसे ही कियाओ के मुंह से ये शब्द निकले, सुनशियाओ ने उसे मिट्टी से उठा लिया। कियाओ ने उत्सुकता से सुनशियाओ की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उलझन में झपकी। आप जरूर कियाओ ली के पिता होंगे। सुनशियाओ ने अपनी भौहें उठाई और उसे जमीन पर बिठा दिया। हाँ। कियाओ ने स्वयं ही सिर हिलाया। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। कियाओ मुड़ी। कियाओ शीशी को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुरंत भर उठी। आंखों में आंसू लिए उसका छोटा सा मुंह कांप रहा था और उसने खुद को कियाओ शीशी की बाहों में फेंक दिया। माँ, ओह, कियाओ को आपकी बहुत याद आ रही थी। कियाओ शीशी ने अपने दोनों शावकों को गले लगाया और उनके गालों पर खूब प्यार से चुंबन किया। माँ को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आप भूमिगत क्यों थे? क्या आपने जिनलिंग को देखा है? कियाओ झूठ। कियाओ ने कियाओ शीशी की गर्दन को गले लगाया और बचकानी आवाज में कहा, हमने उन्हें देखा। वैसे ही कियाओ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जमीन से एक बड़ा टीला उभरा और जिनलिंग कियाओ ली को पकड़े हुए वह फूट फूट कर चिल्लाई। कियाओ शीशी ने जैसे ही जिनलिंग को देखा, वह शावकों को पकड़े हुए ही उसकी बाहों में दौड़ पड़ी। जिनलिंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुनशियाओ एक तरफ खड़ा था। कियाओ शीशी को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। जिनलिंग के प्रति स्पष्ट स्नेह और भरोसा। जिनलिंग को यहाँ कियाओ शीशी को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसने उसके गाल पर चुंबन किया। जिक्सी, तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। क्या आप लोग ठीक हैं? कियाओ ली ने जिनलिंग के पीछे से झांका। माँ, मैं ठीक हूँ। बोलने के बाद उसने पास ही खड़ी सुनशियाओ को देखा और जल्दी से जिनसे नीचे उतर गया। लिंग ने खुद को सुनशियाओ की बाहों में झोंक दिया। सुनशियाओ जमसी गई। अपनी बाहों में उस कोमल बंडल को महसूस करते हुए उसकी आंखों का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। पिघल गया। उसने अनाड़ीपन से कियाओ शीशी के तरीके की नकल की और अपने बेटे के छोटे से सिर पर थपथपाया। पिताजी ठीक है।
कियाओ ली ने सुनशियाओ के पशु चमड़े के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और आंसू रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। ऊपर देखा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जिक्सी। कियाओ शीशी अचानक होश में आई और जिनलिंग की तरफ देखा। जिनलिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों तक ले जाकर चूमा। कियाओ ली ने मुझे सब कुछ बता दिया। कियाओ शीशी असमंजस में थी। जिनलिंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अटूट प्रेम झलक रहा था। कियाओ ली ने कहा कि अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो तुम सुनशियाओ को अपना पशु पुरुष नहीं बनने दोगे। साथ ही कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में कियाओ ली से यही बात कही थी। जिनलिंग ने उसे और कसकर गले लगा लिया। उसके दिल में एक अवर्णनीय खुशी भर गई। जिक्सी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी और सौभाग्य मिला है। इससे उनके प्रति उनका सम्मान और विचारशीलता प्रदर्शित हुई और वह इससे बेहद संतुष्ट थे। जब तक आप तैयार हैं, आप जिसे चाहें उसे अपना साथी बना सकते हैं। कियाओ शीशी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जिनलिंग ने उसके होठों को चूमा और उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाया। जिक्सी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने पास रख पाऊंगी और मेरी ताकत भी ज्यादा नहीं है। किसी भी तरह इसकी अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। सुनशियाओ के परिवार का हिस्सा बनने से केवल मुझे अब मन की शांति है। कियाओ शीशी के दिल में किसी और पुरुष के होने का ख्याल आते ही उसे घुटन महसूस होने लगी। लेकिन दानव राक्षस नगरी में हुई घटना ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि वह अकेला शक्तिशाली नहीं है। कियाओ शीशी और शावकों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि वे शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। सुनशियाओ शक्तिशाली था। उसके उनके साथ जुड़ने से उनकी सुरक्षा को एक और मजबूती मिलेगी। सुरक्षा। इसके अलावा सुनशियाओ कियाओ ली के पिता थे। जब तक वह कियाओ ली और कियाओ के प्रति अच्छा व्यवहार करता था, शीशी जिनलिंग उसे मना नहीं करेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद जिनलिंग कियाओ शीशी को उठाकर सुनशियाओ के पास ले गया। चट्टान पर वापस आ गया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर सुनशियाओ न होती तो शायद वही गिर जाता। सुनशियाओ को कियाओ शीशी के आसपास मौजूद किसी भी पुरुष से उतनी ही घृणा होती थी। लेकिन कियाओ ली ने उसे बताया था उसके प्रकट होने से पहले जिनलिंग ने ही कई संकटों के दौरान उनकी रक्षा की थी। जिन खतरों का उन्होंने सामना किया था, इससे जिनलिंग के प्रति उसकी अरुचि कुछ हद तक कम हो गई। इस बारे में बात मत करो। अब से हम सब मिलकर शीशी और शावकों की रक्षा करेंगे। कियाओ शीशी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच जरा भी तनाव नहीं होगा। सामंजस्य लगभग स्वप्निल सा प्रतीत हो रहा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इसका काफी श्रेय कियाओ ली को जाता है। उसने अपने जैविक पिता का काफी समय दिमाग धोने में बिताया था, उसे यह समझाते हुए कि वह किसी को धमकाए नहीं। बड़ा पुरुष होना चाहिए, अन्यथा वह और कियाओ शीशी दोनों नाखुश होंगे। सुनशियाओ ने कियाओ शीशी की साफ चमकदार आंखों को देखा, फिर अपने शावक की उत्सुक लेकिन उसकी निगाहें बेहद संयमित थीं और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। ठीक है, तथापि। अध्याय 70, मैं चाहता हूं कि तुम इसे कहो। कियाओ ली ने सुनशियाओ को घबराकर देखा। पिताजी मना तो नहीं करेंगे, है ना? जब वे असमंजस में देख रहे थे, तभी सुनशियाओ की नजर कियाओ शीशी पर पड़ी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बोलो। कियाओ शीशी जम गई। क्या मैं खुद कहूं? उसे समझने में बस एक पल लगा। कियाओ शीशी ने सुनशियाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। सुनशियाओ, क्या तुम मेरे पशुपति बनोगे? सुनशियाओ की आंखों की गहराई में एक मुस्कान खिल उठी। हाँ। कियाओ ली ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। शीतलहर आ चुकी है। हमें पहले इस जगह से निकल जाना चाहिए। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हम सीधे ब्लैक पैंथर जनजाति की ओर जा रहे हैं? जिनलिंग ने सिर हिलाया। हमें ब्लैक पैंथर जनजाति तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। शीतलहर से आश्रय। ठीक है, अब हम चलते हैं। जिनलिंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और कियाओ शीशी कियाओ आंग को पकड़े हुए उस पर चढ़ गई। कियाओ। सुनशियाओ ने कियाओ शीशी की ओर देखा और कियाओ ली को उसे सौंप दिया। मैं आगे का रास्ता साफ कर दूंगा। सुनशियाओ द्वारा रास्ता साफ करने के कारण उन्होंने तेजी से प्रगति की और उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। सूर्यास्त के समय पहाड़। लेकिन एक बार जब वे बाहर निकल गए तो हवा को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं बचे थे और बर्फीली हवाएं और भी तेज गति से चलने लगी। जैसे ही शाम ढलने लगी, कियाओ शीशी ने अपनी नन्ही परी को पास की एक गुफा ढूंढने के लिए कहा। सुनशियाओ सबसे पहले गुफा का निरीक्षण करने के लिए अंदर गई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही उसने उसे जाने दिया। अंदर अन्य लोग भी हैं। जिनलिंग ने सुनशियाओ से कहा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या मैं कुछ शिकार पकड़ सकती हूँ। तुम शीशी की रक्षा करो और बाकी सब। इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए कियाओ शीशी के भंडार में सीमित भोजन पर्याप्त नहीं होगा। ये उनके लिए लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है। जिनलिंग के जाने के बाद सुनशियाओ ने गुफा के पास कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। जब कियाओ ली ने देखा, वह उत्सुकतापूर्वक उसके पीछे पीछे गुफा से बाहर निकल आया। कियाओ शीशी ने अपने भंडारगृह से एक पशु चमड़ी का कंबल निकाला और उसे जमीन पर बिछा दिया, शावकों के बैठने के लिए। कियाओ ने सुनशियाओ की पीठ को निहारा, उसका छोटा सा चेहरा उदास था। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे अपने पिता कियाओ ली के पिता जैसे हैं? कियाओ आंग की छोटी सी भौहें सिकुड़ गईं। हम पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हमें पिता की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए? कियाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने सोचा कि सुनशियाओ ने कियाओ ली को किस प्रकार सुरक्षात्मक ढंग से पकड़ रखा था। उसके बाजू वह बहुत खुश दिख रहा था। मुझे बस जिज्ञासा थी। इसमें उत्सुक होने लायक क्या है? मुझे लगता है कि बड़ा नर बहुत बढ़िया है। बोलने के बाद कियाओ आंग अपनी छोटी सी चोटी को झटकते हुए गुफा से बाहर भाग गया। उसे भागते हुए देखकर कियाओ शीशी ने तुरंत उसे पुकारा। कियाओ आंग, तुम कहां जा रही हो? मुझे पेशाब करना है। ध्यान से, इधर उधर मत भटको, मुझे पता है। कियाओ शीशी ने उस हिरण को, जिसे सुनशियाओ ने उस सुबह पकड़ा था, अपने भंडार से बाहर निकाला। अंतरिक्ष। वह और तीनों शावक ज्यादा नहीं खाते थे, लेकिन जिनलिंग और सुनशियाओ के लिए एक अकेला हिरणबीज का भोजन केवल 2 या 3 दिन के लिए ही पर्याप्त था। भोजन निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। लिटिल स्प्राइट।
ब्लैक पैंथर जनजाति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ मेजबान, अगर आप जल्दी यात्रा करें तो आप आधे घंटे से भी कम समय में ब्लैक पैंथर जनजाति तक पहुंच सकते हैं। महीना, आधे महीने से भी कम। ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल ब्लैक पैंथर ट्राइब बहुत स्थिर नहीं लग रही है। कियाओ शीशी कुछ देर रुकी, उसकी चाकू मांस के ऊपर मंडरा रही थी। स्थिर नहीं, ये सही है। ऐसा लगता है कि आंतरिक कलह चल रही है। मेजबान, शायद आपको एक चुनना चाहिए अलग गंतव्य। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। वो 2 कारणों से ब्लैक पैंथर जनजाति में जाना चाहती थी। सबसे पहले, ये था निकटतम। दूसरे, मध्यम आकार की जनजातियों में उच्च स्तर की पशु आत्माओं वाले पशुमानवों की संख्या अधिक थी, जिसका अर्थ था अधिक सुरक्षा। लेकिन अगर ब्लैक पैंथर जनजाति में उथल-पुथल मची हुई थी, तो इसका मतलब था कि वह अब सुरक्षित जगह नहीं रही। चल देना, क्या इतनी ही दूरी पर कोई अन्य जनजातियां भी हैं? मुझे जांच करने दो। जब तक छोटी परी खोज रही थी, कियाओ शीशी ने मांस काटना समाप्त कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। जिनलिंग और सुनशियाओ के लिए कच्चे मांस का उदार हिस्सा। मुझे एक मिल गया, होस्ट। पूर्व दिशा में सिल्वर ट्राइब रहती है। ये काफी बड़ा, मध्यम आकार का भी है। यह एक छोटे आकार की जनजाति है और यह कहीं अधिक सुरक्षित जगह है। आप वहां जा सकते हैं। मुझे मानचित्र के सटीक निर्देशांक दीजिए। आपको यह मिला। सुनशियाओ और कियाओ ली लकड़ियां लेकर अंदर आए। कियाओ ली ने कुशलतापूर्वक कियाओ शीशी के जलाने के लिए लकड़ियों को व्यवस्थित किया। सुनशियाओ ने पत्थर के बर्तन को चट्टानों से बने एक साधारण चूल्हे पर रख दिया। आप मुझे सिखाए, मैं कर लूंगा। सुनशियाओ ने उसके हाथ से स्पैटुला ले लिया। कियाओ शीशी ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। क्या आप स्टिर फ्राई करना सीखना चाहते हैं? सुनशियाओ ने अपनी निगाहें नीचे करके उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए सीखूंगा। कियाओ शीशी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बहुत सरल है, बस बर्तन को गर्म करें और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। लाल लाल फल चबाते हुए कियाओ ने कियाओ ली को कोहनी मारी और बुदबुदाई। कियाओ ली, तुम्हारे पिता इतने रूखे लगते हैं, लेकिन असल में वे बहुत ही चतुर हैं। हमारी माँ उसे देखकर पहले ही कई बार मुस्कुरा चुकी है। कियाओ ली शांत और संयमित दिख रही थी। मैंने उसे सिखाया। कियाओ ने मन ही मन उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सुनशियाओ, क्या तुम्हें पता है कि सिल्वर ट्राइब कहाँ है? सुनशियाओ रुक गई। तुम वहां जाना चाहते हो? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक पैंथर ट्राइब अस्थिर हो सकती है, इसलिए मैं कहीं और जाने की सोच रहा हूँ। ब्लैक पैंथर जनजाति वास्तव में अस्थिर है। कियाओ शीशी उलझन में दिख रही थी। आपको कैसे पता कि वहां अस्थिरता है? सुनशियाओ ने कटे हुए लाल लाल फल को बर्तन में डाला और उसे भूनना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें थोड़ी अनुभवहीन थीं, लेकिन फिर भी कुशल थीं। ब्लैक पैंथर ट्राइब के भीतर आंतरिक संघर्ष हमेशा से ही तीव्र रहे हैं। तो फिर आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? सुनशियाओ ने कियाओ ली से आग कम करने को कहा। चाहे हम ब्लैक पैंथर जनजाति के पास जाएं या सिल्वर जनजाति के पास, हमें पार करना ही होगा। आगे नदी है। जब हम उसे पार कर चुके होते तब भी आपको बताने में देर नहीं होती। लाल फल लगभग पक चुका था। ये देखकर कियाओ शीशी ने उसमें पानी मिला दिया। आध्यात्मिक स्रोत से लेकर बर्तन तक। क्या आप पहले कभी सिल्वर ट्राइब गए हैं? सुनशियाओ ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। मैं वहां क्रिस्टल स्टोन कमाने गया था। क्रिस्टल स्टोन कमाए। सुनशियाओ ने बर्तन को ढक दिया, फिर उसे एक तरफ खींचकर बैठने को कहा। शीतकालीन लहर आने से पहले हर साल कई मध्यम और बड़े कबीले शक्तिशाली लोगों को काम पर रखते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करने या उन्हें भगाने में मदद करने के लिए पशुमानवों की सहायता से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे जीवित रह सकें, सर्दी के मौसम में शांति से रहें। और क्रिस्टल स्टोन हासिल करने के बाद तुम चले गए। सुनशियाओ की आंखों में एक परछाई कौंध गई। कुछ हुआ था, इसलिए मैं चला गया। जैसे ही कियाओ शीशी पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, जिनलिंग अपने हाथ में कुछ लिए अंदर आ गया। शिकार करना। जिक्सी, मैं वापस आ गया हूँ। जिनलिंग ने कुछ खाल उतारे हुए लंबे कान वाले खरगोशों को आग के पास रख दिया। मैंने काफी देर तक खोज की, लेकिन मुझे बड़े शिकार का कोई निशान नहीं मिला। मैं केवल इतना ही कर पाया, इन लंबे कान वाले खरगोशों को पकड़ो। जिनलिंग के बोलने के दौरान भले ही चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन कियाओ शीशी ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। जिनलिंग, सुनिक्सियाओ का कहना है कि ब्लैक पैंथर जनजाति अस्थिर हो सकती है। हम योजना बना रहे हैं इसके बजाय सिल्वर ट्राइब की ओर बढ़ें। जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। लेकिन मैंने सुना है कि सिल्वर ट्राइब अब बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए तो उन्होंने सबसे पहले ब्लैक पैंथर ट्राइब का सुझाव दिया था। क्यों? क्या सभी जनजातियां अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती? जिनलिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं उस समय सिल्वर ट्राइब के पास से गुजर रहा था और मैंने इसे सुना। वहां मौजूद कुछ पशु मानवों से मुझे कारण नहीं पता। कियाओ शीशी का चेहरा उतर गया। अब 2 सबसे करीबी मध्यम आकार की जनजातियों में से कोई भी विकल्प नहीं था। तो क्या हम यहाँ कहीं बसने की जगह ढूंढ सकते हैं और इस लंबे ठंडे मौसम को बिता सकते हैं? भले ही हम सिल्वर ट्राइब में प्रवेश न कर पाएं, लेकिन वह इलाका घने जंगलों से भरा हुआ है और शिकार के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। हम वहां बसने के लिए अभी भी जगह ढूंढ सकते हैं। जिनलिंग ने सहमति में सिर हिलाया। सुनशियाओ सही कह रही है। सिल्वर ट्राइब के आसपास का इलाका निश्चित रूप से बेहतर है। उत्तरजीविता। कियाओ शीशी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। फिर हम सिल्वर ट्राइब के पास जाएंगे। निर्णय लेने के बाद कियाओ शीशी को थोड़ी राहत महसूस हुई। पहले खाना खा लेते हैं। हमें आज रात जल्दी आराम कर लेना चाहिए। ठीक है। कियाओ शीशी एक कटोरा लेने ही वाली थी कि तभी मांस से भरे 2 कटोरे उसके सामने आ गए। उसे सौंप दिया गया। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा और अपने सामने खड़े 2 सुंदर पुरुषों को देखकर पलकें झपकाईं। मैं इसे खुद प्राप्त कर सकता हूँ। दोनों कटोरे बिना हिले डुले वहीं रखे रहे। कियाओ शीशी ने नीचे देखा और उसकी नजर 3 जोड़ी चौड़ी जिज्ञासु आंखों से मिली। उसने झटपट दोनों कटोरे उठा लिए। ठीक है, चीजों को पूरी तरह से संतुलित रखें। मैं समझ गया। मैं 2 कटोरी खाने जा रहा हूँ। मैंने आज बहुत मेहनत की। कियाओ शीशी ने अपना सिर खाने में गाड़ दिया और खाने लगी। तीनों शावक ऊपर की ओर देखने लगे और सामने घट रहे घटनाक्रम को देखने लगे। जिनलिंग ने कियाओ शीशी के लिए सूप का एक और कटोरा डाला। जिक्सी, धीरे धीरे खाओ। सुनशियाओ ने सूप के बर्तन पर नजर डाली और देखा कि उसमें कोई अतिरिक्त कटोरी नहीं थी। उसकी नजर अपने शावक के कटोरे पर पड़ी। कियाओ ली ने तुरंत अपने कटोरे को गले लगाया और कियाओ शीशी के करीब सरक गया। अंततः सुनशियाओ ने अपने शावक का कटोरा उधार लेने का विचार छोड़ दिया।
कियाओ शीशी और अन्य लोगों के पास पर्याप्त भोजन न होने की चिंता में दोनों वयस्क न ज्यादा नहीं खाते थे। वे बाद में कुछ कच्चा मांस खा सकते हैं। जब वे पेट भर खा पी चुके तो कियाओ शीशी ने शियाओ याओ को योजना बनाने के लिए कहा। उनके लिए सिल्वर ट्राइब तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता। योजना स्पष्ट हो जाने के बाद कियाओ शीशी ने लेटने से पहले शावकों को जल्दी से नहलाया। पशु की खाल से बने बिस्तर पर जिनलिंग स्वेच्छा से उठी और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। मैं आज रात पहरा दूंगा, तुम शीशी के साथ सोते हो। सुनशियाओ ने जिनलिंग की ओर एक नजर डाली, फिर उठी और कियाओ शीशी के बगल में लेट गई। कियाओ शीशी ने कियाओ कियाओ को गले लगाया और कंबल को उन दोनों के चारों ओर कसकर लपेट दिया। सुनशियाओ के आने का आभास होते ही उसने उसके लिए जगह बनाने के लिए अंदर की ओर खिसक गई। इस छोटे से इशारे से सुनशियाओ के चेहरे के भाव नम पड़ गए। उसने अपना लंबा हाथ घुमाया, उसने उसे चारों ओर से घेर लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी अनूठी स्वच्छ सुगंध को महसूस किया। जिनलिंग ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर गुफा के प्रवेश द्वार पर झुक गई। बाहर की स्थिति का अवलोकन करना। आधी रात के सन्नाटे में कियाओ शीशी को अचानक तापमान में भारी गिरावट महसूस हुई और वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। सुनशियाओ की आंखें अचानक खुल गईं और वह उठकर बैठ गया। अंदर हलचल सुनकर जिनलिंग ने मुड़कर देखा। ठंड की लहर इस इलाके तक भी पहुंच गई है। सुनशियाओ खड़ी हुई और जिनलिंग की ओर चल पड़ी। तुम जाकर सो जाओ, मैं रात के दूसरे हिस्से का इंतजार करूंगा। जिनलिंग ने उसकी ठंडी आंखों की ओर देखा और सिर हिलाया। सुनशियाओ गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठ गई। वह एक निर्मम सर्प मानव था। उसके शरीर का तापमान कम था than that of an ordinary beastman, so he couldn't transfer any warmth to Kiao Shishi. He would only make her colder as she slept. जिनलिंग ने भी जाहिर तौर पर इस बारे में सोचा था। वह कियाओ शीशी के पास गया, उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपनी बाहों में भरकर वह अपनी शारीरिक गर्मी से उसे गर्म कर रहा था। एक पल के लिए कियाओ शीशी को ऐसा लगा जैसे वह बर्फीली हवा में कांप रही हो। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई भट्टी पास आ रही हो। उसका शरीर धीरे धीरे भट्टी की ओर बढ़ता गया जब तक कि उसे एक आरामदायक स्थिति नहीं मिल गई और वह गहरी नींद में सो गया। कियाओ शीशी की नींद विशेष रूप से बेचैन थी। जब वह जागी तो कंबल पर केवल वही बची थी। जैसे ही उसने हाथ मुंह धोना खत्म किया, शावक अंदर आ गए। कियाओ शीशी ने देखा कि ठंड से उनके छोटे चेहरे लाल हो गए थे, लेकिन वे अंदर थे, नशे में। माँ, तुम जाग गई हो, बाहर बर्फ पड़ रही है। चौंक कर कियाओ शीशी जांच करने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। जिनलिंग लकड़ियां लेकर पैदल चलकर वहां पहुंची। जिक्सी जाग गई है। कियाओ शीशी ने जमीन पर बर्फ की एक पतली परत देखी और राहत की सांस ली। राहत की। उसे डर था कि बर्फ पहले की तरह ही मोटी होगी, इतनी मोटी कि उन्हें दफना दो। ओह, क्या कल रात बर्फ गिरी थी। जिनलिंग लकड़ियां गुफा में ले गई और आग को तेज किया, जिससे वह जलने लगी और अधिक चमके। हाँ, रात के दूसरे हिस्से में अचानक ठंड का प्रकोप शुरू हो गया। लेकिन बर्फे भारी नहीं है और फिलहाल यहाँ उतनी ठंड नहीं है जितनी बर्फीले मैदानों पर थी। कियाओ शीशी उसके पीछे गुफा में गई और जिनलिंग को कुछ ढूंढने में मदद की। उन्होंने कल लंबे कान वाले खरगोश पकड़े थे। मुझे सच में उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं होगी, वरना हमारे लिए यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। सुनशियाओ कहाँ है? वह सुबह उठते ही सबसे पहले शिकार पर निकल जाता था। जिनलिंग के बोलने के तुरंत बाद सुनशियाओ वापस आ गई। कियाओ शीशी ने गौर किया कि वह खाली हाथ था। सुनशियाओ ने उसकी निगाहों में देखा और समझाया, यहाँ आसपास कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलेगा। जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। मैंने यह बात कल ही देखी थी। किसी भी तरह के संकेत नहीं है यहाँ मध्यम या बड़े आकार के शिकार मिलते हैं। हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। संभव। ठीक है। भोजन की कमी का बोझ कियाओ शीशी के दिल पर बहुत भारी था। वे अभी भी सिल्वर ट्राइब से आधे महीने से अधिक की यात्रा की दूरी पर थे। क्या हो अगर क्या उन्हें रास्ते में कोई शिकार नहीं मिला? शाओ याओ, इस इलाके में शिकार इतना कम क्यों है? मेजबान, जानवरों की दुनिया में हर जगह जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठंडे क्षेत्र में मौसम का चक्र बहुत लंबा होता है। हालांकि यह बर्फीले मैदानों जितना ठंडा नहीं है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राकृतिक वातावरण अभी भी कहीं अधिक कठोर है। जहां दक्षिण पूर्व में बड़ी और मध्यम आकार की जनजातियां स्थित हैं, इस क्षेत्र में इतनी कम जनजातियों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल, मेजबान। पशुमानवों के लिए जनजाति स्थापित करने की प्राथमिक शर्त यह है कि यह क्षेत्र जीवित रहने के लिए उपयुक्त है। भूखे रहने से बचने के लिए उनके पास उस क्षेत्र की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिल्वर ट्राइब को जितनी जल्दी हो सके। सुनशियाओ हमेशा आगे आगे चलती थी और रास्ता साफ करती थी। उसकी विशाल लंबी पूंछें उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वे आखिरकार एक चौड़े मैदान के सामने पहुंचे। नदी की सतह पर बर्फ की एक पतली परत पहले ही जम चुकी थी, लेकिन ये इतना घना नहीं है कि वे इस पर चल सके। सुनशियाओ बर्फ को घूरता रहा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। पिछले कुछ दिनों में वे केवल एक भूरे भालू को ही पकड़ पाए थे। वह जानवर जिसने उन्हें 3-4 दिनों से मुश्किल से ही भोजन दिया था। बाकी की उस समय उन्होंने कियाओ शीशी के कमरे में जमा किया हुआ भोजन खाया। खाने योग्य भोजन बहुत कम बचा था। ये जमी हुई नदी, उन्हें इसे जल्द से जल्द पार करना था। एक पल में आप सभी मेरी पीठ पर चढ़ जाए। सुनशियाओ के सर्प का शरीर काफी बड़ा था, जो उन्हें हड्डियों से बचाने में सक्षम था। नदी का ठंडा पानी। ठीक है। कियाओ शीशी और शावक जिनलिंग की पीठ से उतर गए। सुनशियाओ ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे अपना शरीर नीचे झुकाया ताकि कियाओ शीशी शावकों को पकड़े हुए ही ऊपर चढ़ सकती थी। कसकर पकड़े। ठीक है। जैसे ही सुनशियाओ पानी में उतरी, कई निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। जमी हुई नदी की गहराई। लेकिन सुनशियाओ के प्रभावशाली व्यक्तित्व से भयभीत होकर उन्होंने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जल्दबाजी में जैसे ही सुनशियाओ तैरकर नदी के बीचों बीच पहुंची, अचानक एक अजीब सी लहर उठी। शांत बर्फीली सतह के नीचे हलचल मच गई। आगे तैर रहे जिनलिंग के तेज में अचानक बदलाव आया और वह दहाड़ उठा। उसके कंधे के ऊपर से वापस। ध्यान रहे। उसके बोलते ही पानी में से कुछ फूट पड़ा। बर्फ चमकीले काले पंखों पर उनकी ओर उड़ती हुई। कियाओ शीशी की आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। ये बदसूरत चीजें क्या हैं जो मछली जैसी दिखती हैं लेकिन इनके पंख हैं और नुकीले दांत। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेजबान, बचो। ये 6 आंखों वाला उड़ने वाला मछली जैसा राक्षस है। इसके दांत बेहद नुकीले होते हैं और यह बहुत जहरीला होता है। कियाओ शीशी का चेहरा पीला पड़ गया। सुनशियाओ, जल्दी जाओ, यह मछली जहरीली है। सुनशियाओ ने अपनी लंबी पूंछ को पानी में झटका दिया, जिससे एक बड़ा छींटा उठा। 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे राक्षसों को अचंभित कर दिया, जिससे वे रुक गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। लेकिन जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचा, पानी में किसी चीज ने अचानक उसे जकड़ लिया। उसकी पूंछ के चारों ओर। अध्याय 72 जिनलिंग को जहर दिया गया। सुनशियाओ ने अपनी लंबी पूंछ को पूरी ताकत से झटका दिया। एक काले रंग का विकृत सर्प राक्षस पानी से बाहर फेंक दिया गया।
इसका शरीर सुनशियाओ जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसका सर्पनुमा आकार साधारण रूप से लंबा। सुनशियाओ की चाल बहुत ही अनियमित थी और इससे कियाओ ली गिर पड़ी, जो पहले से ही सतर्क थी। कसकर पकड़े हुए हवा में कियाओ झूठ। कियाओ शीशी की पुतलियां कांप उठी। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अभी भी उसने कियाओ कियाओ और कियाओ आन को अपनी बाहों में ले रखा था। कोई भी बड़ा आंदोलन और वह खुद ही पानी में गिर जाती थी। कियाओ ली का छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया। पानी में उतरते ही उसका रूप बदल गया। अपने पशु रूप में उसने अपने हाथों से 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे राक्षस पर प्रहार किया। सर्पनुमा पूंछ लहराते हुए वह वापस सुनशियाओ की ओर तैरने लगा। कियाओ शीशी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे अपने कंधों के चारों ओर लिपट जाने देना। सुनशियाओ की लंबी पूंछ पानी में लगातार फड़फड़ा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे और अधिक विकृत सर्प जैसे जीव और 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली जैसे जीव झुंड में उमड़ रहे थे। उन्हें ये ठीक नहीं है, मेजबान। आप सभी को जल्दी से किनारे पर पहुंचना होगा। और भी अधिक पानी उत्परिवर्तित जीव इस ओर आ रहे हैं। कियाओ शीशी ने देखा कि जिनलिंग और सुनशियाओ के घावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन कई छोटे-छोटे घावों से खून बह रहा था। इससे म्यूटेंट बीस्ट्स में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। सुनशियाओ, जिनलिंग, ये बहुत खतरनाक है। पहले किनारे पर वापस चलते हैं। सुनशियाओ ने जमीन पर मौजूद 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे जीवों के घने झुंड पर एक नजर डाली। दूसरी तरफ स्थित नदी के किनारे पर खड़े होने के कारण हमारे पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिनलिंग, जल्दी करो। जिनलिंग ने बाघ की धारे और उसके हाथ से बिजली की एक तेज चमक निकली। 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे जीवों के एक समूह को बिजली का झटका देकर मारना। लेकिन जैसे ही एक समूह की मृत्यु हो गई, तुरंत ही एक और लहर ने उसकी जगह ले ली, जिससे उसे कोई जगह नहीं मिली। सांस लेना। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुनशियाओ की लंबी पूंछ ने उत्परिवर्तित सर्प दानव के सिर पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही उसे चपटा कर दिया। जैसे ही उसका शव पानी में तैरता हुआ आया, उसे तुरंत ही 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे राक्षसों ने निगल लिया। इस दृश्य को देखकर कियाओ शीशी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सुनशियाओ उन्हें वापस किनारे पर ले गया, अपना शरीर नीचे उतारा और उन्हें रख दिया। नीचे कियाओ शीशी ने तीनों शावकों को जमीन पर रखा और जांच करने के लिए मुड़ी। सुनशियाओ की चोटें। सुनशियाओ, क्या तुम ठीक हो? सुनशियाओ वापस अपने मानव रूप में आ गया और कियाओ शीशी उसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसका शरीर छोटे-छोटे घने घावों से ढका हुआ था। उसकी आंखों में चिंता देखकर सुनशियाओ ने लापरवाही से कहा, ये तो बस मामूली बातें हैं। खरोंचें। एक शक्तिशाली नर पशुमानव के लिए ऐसे सती घाव वास्तव में कोई गंभीर बात नहीं। लेकिन कियाओ शीशी को याद आया कि छोटे राक्षस ने कहा था कि 6 आंखों वाला उड़ने वाला मछली नुमा जीव जहरीले थे। आपको जहर तो नहीं दिया गया है? सुनशियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं एक सर्प मानव हूँ। अधिकांश जहरों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। उसकी बातों के बावजूद कियाओ शीशी ने आध्यात्मिक पात्र से थोड़ा पानी निकाल लिया। स्प्रिंग उसके घावों को साफ करने के लिए। जिनलिंग भी तट पर लौट आए। सुनशियाओ की तुलना में उसकी हालत कहीं ज्यादा खराब लग रही थी। कियाओ शीशी ने गौर किया कि उसके होठों का रंग बदलने लगा था। जिनलिंग, तुम्हें जहर दिया गया है। जिनलिंग अपने मानव रूप में वापस आ गया और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। मैदान। कियाओ शीशी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। सुनशियाओ भी चलकर उसके पास गई और उसे नदी किनारे बैठने में मदद की। जिनलिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कियाओ शीशी की आवाज सुन सकता था और चाहता था कि उसे चिंता न करने के लिए कहने की उसकी इच्छा थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। सुनशियाओ ने जिनलिंग की छाती पर हाथ रखा और उसके हृदय में ऊर्जा प्रवाहित की। मध्याह्न रेखाएं। वह जानता था कि कियाओ शीशी जिनलिंग की बहुत परवाह करती थी। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह निश्चित रूप से भी सैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। छोटे राक्षस, क्या मॉल में कोई एंटीडोट है? जी हाँ होस्ट, आप 10 अंकों के बदले 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे ले जाऊंगा। यह मुझे दो अभी। ठीक है होस्ट, मैं इसे अभी आपके लिए बदल रहा हूँ। कियाओ शीशी ने विषनाशक गोली ली और झटपट उसे जिनलिंग के होठों तक ले गई। जिनलिंग, जल्दी करो, अपना मुंह खोलो। जिनलिंग ने मुंह खोलने के लिए संघर्ष किया और गोली निगल ली। विषनाशक गोली ने तुरंत असर दिखाया। कुछ मिनट बाद रंग वापस सामान्य हो गया। जिनलिंग का चेहरा। यह देखकर सुनशियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कियाओ शीशी को हैरानी से देखा। देखना, मेरी छोटी बच्ची, वह बहुत ही असाधारण है। उसी समय उसकी निगाहें और गहरी हो गईं। एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी, कई अन्य पुरुषों से प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करने के लिए नियत। मुझे अपनी नन्ही सी बच्ची की रक्षा करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिक्सी। कियाओ शीशी ने उसकी ओर देखा। यह क्या है? तुम्हारा रहस्य। किसी और जानवर को इसके बारे में पता न चलने दे। कियाओ शीशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। मुझे पता है। मैंने इसे सिर्फ आप लोगों को ही दिखाया है। सुनशियाओ ने सिर हिलाया। जिनलिंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें अब साफ थीं। जिनलिंग, तुम जाग गई हो। माफ करना शीशी, मैंने आपको चिंतित कर दिया। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। कियाओ शीशी ने अपने घावों को साफ करने के लिए आध्यात्मिक झरने का और पानी निकाला। सुनशियाओ खड़ी हुई, आसपास का जायजा लिया और बोली, मैं जाकर जासूसी करती हूँ। उस इलाके में जाकर देखें कि नदी पार करने का कोई और रास्ता है या नहीं। यह सुनकर कियाओ शीशी ने ऊपर देखा। तो सावधान रहना। सुनशियाओ ने देखा कि जिनलिंग के घावों की देखभाल करते हुए भी वह अभी भी उसके प्रति चिंता व्यक्त करना याद रखा। उनका शांत, उदासीन भाव थोड़ा नर्म हो गया। जिक्सी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। कियाओ शीशी ने देखा कि वह वास्तव में खतरे से बाहर है और अंततः उसने राहत की सांस ली। उसने नदी की सतह की ओर देखने के लिए मुड़ा। यह अपनी पूर्व शांति में लौट आया था। मानो उनके घिरे होने और उन पर हमला होने का दृश्य कभी हुआ ही न हो। ऐसा हुआ ही नहीं। इतने सारे विकृत सर्प राक्षस और 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछलियां क्यों है? इस नदी में जानवर है। जिनलिंग भी असमंजस में थी। जब मैंने पहले इस नदी को पार किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता जब वे प्रकट हुए। उसने आकाश की ओर देखा। अंधेरा होने ही वाला था। हमें फिलहाल यही रात बितानी होगी। हम पार करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। कल नदी। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और जिनलिंग के पीछे पीछे पास ही एक खुले मैदान की तलाश में चली गई। अच्छा दृश्य क्षेत्र। तीनों शावक आज्ञाकारी रूप से कियाओ शीशी के पास ही रहे और भागे नहीं। जिनलिंग ने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और वापस लौट आए। उन्हें बिना किसी आश्रय के खुले में रात बितानी पड़ेगी। कियाओ जिक्सी और शावकों ने अपने विश्राम स्थल के चारों ओर लकड़ियों के कई ढेर लगा दिए।
रात में इन्हें रोशन करने से जंगली जानवरों के हमलों से बचाव में मदद मिलेगी। उसके कमरे में अब कोई फल या कच्चा मांस नहीं बचा था, इसलिए कियाओ शीशी आगे बढ़ सकती थी। बस थोड़ा सा सूखा मांस निकाल लें और उसे सूप बनाने के लिए एक बर्तन में डाल दें। जब तक सुनशियाओ वापस लौटी तब तक आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। वह था अपने कंधों पर काले बालों वाले लंबे दांतों वाले जानवर को ले जा रहा है। जब कियाओ शीशी ने देखा कि उसने शिकार पकड़ लिया है तो उसकी आंखें चमक उठी। यह उनके द्वारा पकड़ा गया दूसरा शिकार था। पिछले कुछ दिनों से सुनशियाओ ने शिकार को नीचे रखा और उसे तैयार करने लगी। जिनलिंग मदद करने के लिए आगे बढ़ी। क्या आपको नदी पार करने का कोई रास्ता मिला? सुनशियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ देर के लिए नदी के बहाव की दिशा में चला गया। जब मैंने पार करने का एक अस्थायी प्रयास किया, वे चीजें फिर से मेरे पीछे पड़ गईं। जिनलिंग ने भौहें चढ़ाईं। ये वाकई अजीब बात है कि ये सभी उत्परिवर्ती जीव इस तरफ आ रहे हैं। सुनशियाओ ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। ये वाकई अजीब था। उत्परिवर्तित जीव प्रकाश को नापसंद करते थे और ज्यादातर अंधेरी जगहों में रहते थे। केवलुन के इतनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रवास करने का कारण ये था कि उनके पहले का आवास अब रहने योग्य नहीं रह गया था। कियाओ शीशी ने मांस के सूप को हिलाया, उसकी चेतना संवाद कर रही थी। छोटा राक्षस, छोटे राक्षस, क्या नदी पार करने का कोई रास्ता है? मेजबान, क्या आपको वह लंबी जीभ वाली बेल याद है जो आपने अपने खेत में लगाई थी? मुझे याद है। ऐसा लगता है कि यह काफी बड़ा हो गया है। मेजबान, आप इसे पकने के लिए एक बोतल रस के बदले में दे सकते हैं। जल्दी से, फिर आप इसका इस्तेमाल नदी पार करने के लिए कर सकते हैं। क्या लंबी जीभ वाली बेल का उपयोग करें? मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा? अध्याय 73, लंबी जीभ वाली बेल का पुल। मम्मी, यह क्या है? अब तो मामला बिगड़ने ही वाला है। कियाओ शीशी ने नीचे देखा तो पाया कि बर्तन सूखे मांस से लगभग लबालब भरा हुआ था, इसलिए वह तुरंत रुक गई। जैसे ही उसने छलकते हुए शोरबे को निकालने के लिए एक पत्थर का कटोरा उठाया, एक बड़े हाथ ने उससे कटोरा ले लिया। मुझे, कियाओ शीशी ने कटोरा सुनशियाओ को दे दिया। शिकार का वध हो जाने के बाद जिनलिंग वहां आए। जिक्सी, तुम्हें इस मांस को अभी के लिए अलग रख देना चाहिए। मैंने पहले ही इसे बांध दिया है। आज रात हम क्या खा रहे हैं? कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और अतिरिक्त मांस और खाल को अपने कमरे में रख दिया। परिवार के लोग भोजन करने बैठ गए। शावकों को पता था कि वे एक गंभीर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, इसलिए वे सभी चुपचाप खाना खा रहे थे, बिना कुछ बोले। कियाओ शीशी ने मांस के शोरबे का एक कटोरा खत्म किया और छोटे राक्षस द्वारा खाए गए भोजन को पचा लिया। उसने उससे कहा और अपना कटोरा नीचे रख दिया। दोनों पुरुषों का ध्यान पूरे समय उसी पर केंद्रित था। जब उसने अपना कटोरा नीचे रखा तो दोनों ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि हम नदी कैसे पार कर सकते हैं। सभी नर और शावक उसे आश्चर्य से देखने लगे। मम्मी, जल्दी बताओ। शावक आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। मेरे पास एक लंबी जीभ वाली बेल है। अगर हम इसे इस तरफ एक एंकर पॉइंट दें तो ये दूसरे किनारे तक पहुंचने तक अनिश्चित काल तक बढ़ता रह सकता है। छोटे राक्षस ने कहा कि एक बार लंबी जीभ वाली बेल परिपक्व हो जाए तो वह जड़ जमाने और बढ़ने के लिए निर्देशों का पालन करे। यह एक पुल भी बन सकता है। उसे खाद की एक बोतल के लिए 10 अंक चुकाने पड़े। नर और शावक सभी भ्रमित थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक लंबी जीभ वाली लता थी। मैंने अभी अभी इस पर खाद डाली है। ये कल तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा। हम आज रात अच्छी नींद आनी चाहिए और हम सुबह देखेंगे। जिनलिंग को कियाओ शीशी की बातों पर जरा भी संदेह नहीं था। मुझे तुम पर भरोसा है शीशी। कियाओ शीशी ने बदले में उसे एक बड़ी मुस्कान दी। सुनशियाओ ने जिनलिंग की ओर देखा और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कियाओ ली ने जो कहा था वह सच था। पहले वाली बात सही थी। ये नर छोटी मादा को खुश करने में बहुत माहिर है। नदी पार करने की उम्मीद से सभी का मूड अच्छा हो गया। काफी हद तक। खाना खत्म करने के बाद कियाओ शीशी ने एक जानवर की खाल का कंबल बिछा दिया। मैदान, सब लोग आकर लेट जाओ। सोने का समय हो गया है। तीनों शावक आज्ञाकारी होकर कंबल पर लेट गए। सुनशियाओ खड़ी हुई और जिनलिंग से बोली, आज रात यहाँ कोई आश्रय नहीं है। आप शीशी के साथ सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। जिनलिंग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। रात बहुत ठंडी थी और उसे अपने कियाओ शीशी और शावकों को गर्म रखने के लिए शरीर की गर्मी का उपयोग किया जाएगा। जिनलिंग कियाओ जिक्सी के पास चला गया। जिक्सी, मैं आज रात अपने पशु रूप का प्रयोग करूंगा। तुम सब मेरे बगल में सो जाओ। ठीक है। एक झिलमिलाहट के साथ जिनलिंग एक विशाल सुनहरे बाघ जैसे राक्षस में परिवर्तित हो गया और कियाओ शीशी के चरणों में लेट जाओ। कियाओ शीशी ने शावकों को गले लगाया, जिनलिंग से लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। कियाओ शीशी ने इससे पहले कभी खुले में नहीं सोया था और वह कई बार जाग गई। रातों रात वह भोर होने से ठीक पहले ही गहरी नींद में सो गई। होस्ट जाग जाओ। लंबी जीभ वाली बेल परिपक्व हो गई है। कियाओ शीशी जाग गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। इसके बजाय उसने उसे भेज दिया चेतना को उसके दायरे में लाना। जब उसने अंदर देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कोने में लगाई गई लंबी जीभ वाली बेल अब मुड़ गई थी। मिट्टी में एक मुट्ठी के आकार का नीले रंग का फल बन गया। कियाओ शीशी संशयपूर्ण लग रही थी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह चीज मुझे नदी के उस पार सुरक्षित रूप से पहुंचा सकती है? क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वह छोटा सा दानव रहस्यमय ढंग से तैरता हुआ कियाओ शीशी के पास पहुंचा। होस्ट, मैंने आपसे कभी झूठ कब बोला है? जल्दी करो और इसे चुन लो, फिर वही करो जो मैंने किया। मैंने तुम्हें कल ही बताया था। संदेह होने के बावजूद कियाओ शीशी ने फल तोड़ लिया। जब मुट्ठी के आकार का वह फल उसके हाथ में आया तो ऐसा लगा मानो उसमें जान आ गई हो। एक बेल उसमें से एक चिंगारी निकली और उसके हाथ को जकड़ लिया। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने अपना हाथ खोला और अंदर की ओर देखने लगी। उसकी हथेली में मौजूद फल को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। मम्मी, ये क्या है? कियाओ शीशी की बाहों में जागते हुए कियाओ ने फल को देखते हुए पूछा। लंबी जीभ वाली लता का। ये लंबी जीभ वाली लता है। जिनलिंग कुछ देर से जाग चुका था, लेकिन किसी को पता चलने के डर से वह हिला तक नहीं था। कियाओ शीशी और बाकी लोगों को ठंड लग जाती है। कियाओ शीशी को जागते देख वह वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने लंबी जीभ वाली बेल के फलों को भी घूर कर देखा। जिक्सी, क्या हम नदी पार करने के लिए इस पर निर्भर रहने वाले हैं? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। तभी सुनशियाओ भी वहां आ गई। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? हमें एक बड़ा पेड़ ढूंढना होगा जिसका उपयोग हम लंगर बिंदु के रूप में कर सके। सुनशियाओ ने आगे की ओर इशारा किया। वहां एक जंगल है। हम उस इलाके में किसी की तलाश कर सकते हैं। ठीक है। सुनशियाओ ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और कियाओ शीशी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। इसी बीच जिनलिंग ने तीनों शावकों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। समूह नदी के निचले हिस्से में स्थित जंगल की ओर चल पड़ा। ये जगह है। आने वाली भीषण ठंड के कारण सारे पत्ते झड़ गए थे, जिससे केवल नंगे पेड़ के तने ही खड़े हैं।
सुन शियाओ कियाओ शीशी को एक बड़े पेड़ के नीचे ले आए। क्या आपको लगता है कि यह काफी बड़ा है? सुन शियाओ ने जिस पेड़ को चुना था वह इतना घना था कि उसे काटने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होगी, उन्हें अपनी बाहों से उसे घेरने के लिए। यह पर्याप्त से भी अधिक था। हाँ, यही है। अब आप मुझे नीचे रख सकते हैं। सुन शियाओ झुकी और कियाओ शीशी को जमीन पर बिठा दिया। कियाओ शीशी ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें लौन का फल रख दिया। मैंने जीभ से बेल के अंदरूनी हिस्से को छुआ और उसे धीरे से सहलाया। मैं नदी पार करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मानो कियाओ शीशी की बातों को समझकर फल से एक हरी बेल निकल आई और उसके हाथ के चारों ओर लिपट गई, फिर तेजी से खुद को बड़े हिस्से के चारों ओर लपेट लिया। पेड़। सुन शियाओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर कियाओ शीशी को पीछे खींच लाए। लंबी जीभ वाली लता ने दिखाई देने वाली गति से पूरे पेड़ पर चढ़ाई कर ली। दृढ़ता से बाद पेड़ से जड़ जमाते हुए वह नदी के किनारे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कियाओ शीशी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लंबी जीभ वाली बेल को बढ़ते हुए देखा। नदी के दूसरी ओर जाने का रास्ता, जहां उसे एक और बड़ा पेड़ मिला और उसने खुद को उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया। जिन लिंग ने हाथ बढ़ाकर बेल को खींचा और पाया कि वह असाधारण रूप से लचीली है, मजबूत। जिक्सी, अब हम पार कर सकते हैं। ठीक है। लंबी जीभ वाली बेल पर अत्यधिक दबाव डालने से बचने के लिए वे सभी उन्होंने अपने मानव रूप में एक दूसरे को पार किया। जिन लिंग की बाहों में सिमटी कियाओ आंग लताओं के पुल से नीचे देख रही थी और पानी में 6 आंखों वाले उड़ने वाले मछली जैसे जीवों की भरमार धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। बहुत डरावना। कियाओ कियाओ भयभीत होकर कियाओ शीशी की बाहों में सिमट गई। डरो मत, हम थोड़ी देर में पार आ जाएंगे। कियाओ ली को सुन शियाओ ने बंदी बना रखा था। जब उसने अपने पिता की ओर पीछे मुड़कर देखा, कंधे पर उसकी सांप जैसी पुतलियां अचानक पतली दरारों में सिमट गईं। पिताजी, नदी के किनारे से कुछ जंगली जानवर आ रहे हैं। सुन शियाओ रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। लंबी जीभ वाली लता द्वारा निर्मित पुल का आधार। सुन शियाओ ने हल्के से भौहें चढ़ाई और बिना रुके चलती रही। कदम। उसी क्षण कियाओ शीशी ने भी उनके पीछे हो रही हलचल को देखा। जब उसने मुड़कर उस समूह को देखा तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। पशुमानव, ये सारे जानवर जैसे दिखने वाले लोग अचानक कहां से आ गए? जिन लिंग ने उसे इशारा किया कि वह चिंता न करे और पहले दूसरी तरफ पहुंच जाए। नदी किनारे पर वापस आकर बाकी जानवर जैसे दिखने वाले लोग लौंग नदी की ओर देख रहे थे। नदी के ऊपर फैली लता अत्यंत प्रसन्न। ये लताएं कब उगी? जब हम थे तब हमने उन्हें क्यों नहीं देखा? कुछ दिन पहले यहाँ देखो, कुछ जानवर लताओं पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो और तुम भी जाओ। वे जीव जंतु लंबी जीभ वाली बेल पर चढ़ गए और हर कोई अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। पहला, कियाओ शीशी और उसका परिवार पहले ही दूसरी तरफ पहुंच चुका था। जिक्सी, क्या तुम इस बेल को वापस ले सकती हो? जिन लिंग ने कियाओ जिक्सी से पूछा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। लंबी जीभ वाली बेल पुनः प्रयोज्य है, लेकिन मैं इसे अभी वापस नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इतना दयालु हूं कि मुझे उन जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों की मदद करनी ही पड़े। ये सिर्फ अगर मैं अब लंबी जीभ वाली बेल को वापस खींच लूं तो पीछे मौजूद जानवर इसे जरूर देखें। मैं बेवजह हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता और विवाद पैदा नहीं करना चाहता। मैंने खुद पर मुसीबत मोल ली है। समूह के आगे चल रहे पशु मानव सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने कियाओ शीशी को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 74 अस्वीकृत। वे घुमंतु जानवर हैं। कियाओ शीशी और शावकों पर मौजूद गंध को भांपते हुए उन जानवरों ने तुरंत और वह सावधानी से एक तरफ पीछे हट गया। लेकिन जब उन्हें संशियाओ और जिन लिंग द्वारा जानबूझकर डाले गए दबाव का एहसास हुआ, रिहा होने के बाद वे जानते थे कि बोलना उचित नहीं है और उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। जल्द ही अधिकाधिक पशु मानव नदी पार करने लगे। हालांकि बैंक पहुंचने के बाद उनमें से कोई भी वहां से नहीं गया। इसके बजाय उन्हें एक मिला। कियाओ शीशी के समूह से काफी दूर एक जगह पर जाकर उसने इंतजार किया। उन्होंने तब तक उधर नहीं देखा जब तक कि आखिरी वाला एक नर हाथीनुमा राक्षस कूद नहीं गया नीचे। नर हाथी जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति ने कियाओ शीशी के समूह पर एक नजर डाली और फिर आगे बढ़ गया। अब दूसरे जानवरों की ओर। कुलपति, हमने आखिरकार नदी पार कर ली है। क्या इसका मतलब यह है कि हम करीब हैं? सिल्वर ट्राइब। बाय लेई ने सिर हिलाया। ये सही है। चलिए तुरंत रवाना होते हैं ताकि हम जल्द से जल्द सिल्वर ट्राइब तक पहुंच सकें। यथासंभव। ठीक है। बाय लेई ने दो नर पशु पुरुषों को आगे चलने के लिए नियुक्त किया, जबकि वह स्वयं उनके पीछे पीछे चल रहा था। समूह का पिछला हिस्सा। जाने से पहले बाय लेई ने कियाओ शीशी की ओर आखिरी बार देखा, लेकिन अंततः कहा कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। सुन शियाओ ने कियाओ शीशी से कहा, मैं उनके पीछे जाकर देखूंगी। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। जब बाय लेई ने सुन शियाओ को अपने पीछे आते देखा तो वह तुरंत सतर्क हो गया। वह सुन शियाओ की शक्ति को महसूस कर सकता था और उसे पता नहीं था कि वह क्या चाहता है। लेकिन सुन शियाओ थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद रुक गई। बाय लेई ने एक नजर डाली, कई बार वापस गए और केवल ये पुष्टि करने के बाद कि सुन शियाओ अब मौजूद नहीं है। उसके पीछे उसने अपनी गति तेज की और चला गया। तब तक सुन शियाओ पहले ही कियाओ शीशी के पास लौट चुकी थी। वे बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है। कियाओ शीशी लंबी जीभ वाली बेल के पास गई और उसे धीरे से सहलाया। धन्यवाद लंबी जीभ वाली बेल, अब आप इसे वापस बदल सकते हैं। लंबी जीभ वाली लता की शाखाएं मुड़ गईं और फैली हुई लताएं तेजी से बढ़ने लगी। वापस ले लिया गया। पलक झपकते ही विशाल लता पुल एक मुट्ठी के आकार में बदल गया। आकार का फल। कियाओ शीशी ने जल्दी से फल को वापस अपनी जगह पर रख दिया। हमें भी चलना चाहिए। इस बार जिन लिंग ने आगे का रास्ता साफ करने के लिए अपने पशु रूप में रूपांतरित हो गया। कियाओ शीशी और शावक सुन शियाओ की पीठ पर सवार थे। नदी पार करने के बाद जियाओ याओ ने सिल्वर तक पहुंचने के लिए एक नया तेज मार्ग तैयार किया। यह उनके कबीले का इलाका है। कियाओ शीशी के समूह के जाने के कुछ ही समय बाद एक नर हिरण जानवर उस स्थान पर लौट आया जहां से उन्होंने नदी पार की थी। जब उसने देखा कि बेलों से बना विशाल पुल गायब हो गया है तो वह सदमे से जम गया। खुद को संभालते हुए उसने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आगे लगा अपने समूह के साथ। कुलपति, कुल का नेता। बाय लेई रुक गई और नर हिरण जैसे जानवर को देखने लगी। इतनी घबराहट किस बात की है? गैलेन हौंकते हुए बोला। भटकते दो जांच करने वापस गया और मैं मिला। मुझे पता चला कि बेलों से बना पुल गायब हो गया है। बाय लेई भी स्तब्ध रह गई। इतना विशाल पुल यूं ही कैसे गायब हो सकता है? क्या आपको यकीन है कि आप सही जगह पर गए हैं? मुझे यकीन है। मादा वांडरिंग बीस्ट भी अपने बीस्टमैन साथियों के साथ चली गई। बाय लेई ने भौहें चढ़ाई। दरअसल उसका कबीला 2 दिन पहले ही नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया था, लेकिन उन्हें पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया था।
आज वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए नदी किनारे वापस गए थे और मुझे संयोगवश बेलों से बना पुल दिखाई दिया। हालांकि पुल का स्वरूप बहुत ही विचित्र था और अब इसका उसका गायब होना भी अजीब था। क्या इसका उस मादा भटकती हुई आत्मा से कुछ संबंध हो सकता है? बाय लेई ने अपना सिर हिलाया। बात नहीं, हमने नदी पार कर ली है।